तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे प्रोग्रामिंग को सीखा जाता है या उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और सीखने को मिलते हैं। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं वो एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर और यूज़र कम्युनिकेट करता है। तो अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमारे पास एक प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, ऐसे जॉब्स दिए जाते हैं जो कंप्यूटर का सीपीयू करता है। सोच कर कंप्यूटर के सीपीयू से काम लेना है तो हमें प्रोग्राम चाहिए। तो वो प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, इस्तेमाल किया, उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक ऐसा रास्ता ह्यूमन को दिखाता है जो एक प्रोग्राम का कोड लिखता है, उसके बाद कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। तो अब कैसे प्रोग्राम होता है, एक ह्यूमन प्रोग्राम लिखता है, क्या लिखता है, प्रोग्राम का कोड एक्चुअली लिखता है, उस कोड को कंप्यूटर समझता है, मतलब प्रोसेसर उसको समझता है और फिर जाके इसको एग्जीक्यूट करता है। Programming languages serve as a bridge between human readable instructions and the machine level instructions that computers can execute. कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है दैट्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़, वो अक्सर हमें वो समझ में नहीं आता है। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जैसे जस्ट लाइक अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में हमने प्रोग्राम लिखा तो उसका जो आउटपुट है, आंसर है, वो हमें इंग्लिश में ही मिलता है। जब प्रोग्राम एक लिखा जाता है, एक प्रोग्राम वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखता है जो एक ह्यूमन को समझ में आती है। उसके अंदर कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखता है और एक्चुअली जो प्रोग्राम लैंग्वेज हमें क्या करता है, ये एग्जीक्यूट होता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है। एग्जीक्यूट जब होता है वो मशीन लेवल फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वनस एंड ज़ीरोज़। फिर जब एग्जीक्यूट होता है आउटपुट जो फिर वो प्रोग्राम देता है इंटरनली कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ वनस एंड ज़ीरो। लेकिन फिर जब हमें समझ डिस्प्ले होता है वो फिर इंग्लिश में आ जाता है। तो हमेशा जब हम प्रोग्राम लिखते हैं वो ह्यूमन फॉर्मेट में होता है। अगर हमें इंग्लिश फॉर्मेट में प्रोग्राम लिखा है और हमें इंग्लिश ही समझ में आती है तो हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं। फिर रन करने के वक्त ये जो प्रोग्राम है वो ट्रांसलेट होता है वनस एंड ज़ीरोज़ में, फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, रिजल्ट देता है, फिर वापस वो ट्रांसलेट होता है एक ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। तो ये सब कौन करके देता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। ह्यूमन लेवल इंस्ट्रक्शन जो होती है, फिर जो इसके मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन जो होती है जो उसने एग्जीक्यूट की है, एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके दरमियान जो ह्यूमन और मशीन के दरमियान एक ब्रिज रहता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं दैट पावर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। फ्रॉम वेब एप्लीकेशन, कहाँ से हम लिखते हैं, वेब एप्लीकेशन से लेके मोबाइल एप्लीकेशन से लेके टू एनी साइंटिफिक टाइप ऑफ सिमुलेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हम कर सकते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। देयरफॉर हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज आर द कलेक्शंस ऑफ, उसके अंदर जब हम प्रोग्राम को ही लिखते हैं, अब क्या लिखते हैं, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज देखते हैं उसमें वर्ड्स होते हैं, सिम्बल्स का इस्तेमाल होता है, ग्रामेटिकल रूल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और ग्रामेटिकल के पोर्शंस हो जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे उसमें इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत सारे सिम्बल्स का इस्तेमाल होता है, प्लस माइनस डिवाइड या कीवर्ड उसके बना जैसे फॉर, वाइल, डू, ये सारे जो इंग्लिश के वर्ड्स है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उनको कीवर्ड्स के नाम से बोला जाता है। तो उसके बाद रूल्स, प्रोग्राम जैसे ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, यहाँ पर प्रोग्रामिंग के रूल्स होते हैं। फिर लिखने का तरीका, प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है उसको बोलते हैं सिंटैक्स। ये सारी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये सारी चीज़ें होती है जिसके ज़रिए से प्रोग्रामर्स
एक प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। और वो कोड जब हम लिखते हैं, कंप्यूटर का मतलब है सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करता है। जब अंडरस्टैंड किया, ठीक हो गया सारा, फिर जाके उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अगर हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की बात करेंगे, अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम को क्या हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इज कॉल्ड द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में क्या होता है, ग्रुप ऑफ टास्क्स फॉर द सीपीयू, ग्रुप ऑफ जॉब्स फॉर द सीपीयू, इसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होते हैं, सिम्बल्स का इस्तेमाल होता है, कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर कंट्रोल फ्लो का मतलब है इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशंस, इसके अंदर ऑपरेशंस ऐड, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और बहुत सारे ऑपरेशंस के अंदर होते हैं। फिर इसके अंदर एक लिखने का तरीका होता है, टू राइट द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इन यूजिंग द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी रिक्वायर लर्निंग ऑफ सिंटैक्स। लिखने का तरीका उसको बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। सिंटैक्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स दैट डिक्टेट हाउ सिम्बल्स, जो इसमें प्लस माइनस डिवाइड जो भी होगा, या कीवर्ड जो भी हमारे पास प्रोग्राम लैंग्वेज का एलिमेंट होता है, शुड हम उसको कैसे अरेंज करेंगे, लिखेंगे कैसे, सो दैट कि हमारा एक प्रोग्राम जो उसमें कोई एरर ना हो, वो वैलिड प्रोग्राम बन जाए। सिंटैक्स रूल्स एंश्योर दैट द कोड इज रिटन इन ए कंसिस्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल मैन। तो उसके बाद जब हम कोड लिखते हैं उसी फॉर्मेट जिस तरह सिंटैक्स उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है, फिर जाके सीपीयू अकॉर्डिंगली एक्शन लेता है, एग्जीक्यूशन करता है। और उसके बाद हम इस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेशन होते हैं या उसके अंदर स्टेटमेंट होते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू ए बी प्लस सी, एक एक्सप्रेशन है। स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे ए इज़ ग्रेटर दैन बी, बी इज़ ग्रेटर दैन सी। तो ऐसे सारे एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद डेटा टाइप्स, डेटा टाइप हो गया। अब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट वेरियस डेटा टाइप, जैसे किस किस डेटा को हो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग होती है, जैसे नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का डेटा को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करती है। तो सब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आपको सब किस 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 टाइप का डेटा उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल का जो है वो उसका इस्तेमाल होता है। वेरिएबल लैंग्वेज में जो है उसका एक इस्तेमाल होता है कि कैलकुलेशन के लिए, जैसे आपको कैलकुलेटर में कोई कैलकुलेशन करते हैं, इसी तरह का अगर एक प्रोग्राम में आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो उस वक्त हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं और मैनिपुलेट डेटा करते हैं। जैसे कैलकुलेशन होती है, वो डेटा को अगर कैलकुलेशन करनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके लिए वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद कंडीशंस होती है, अगर आपको कभी चेक करनी होती है कंडीशंस प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो जैसे हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं या लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर लूप आपने पढ़ा या वाइल लूप आपने पढ़ा, या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, इफ़ का इस्तेमाल हमने किया, तो उनको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे अर्थमेटिक फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल इसमें होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स पहले ही लिखे होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी, जैसे मैथ की लाइब्रेरी या कोई और भी लाइब्रेरी जो कोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ग्राफिक्स की लाइब्रेरी। तो वो सब के सब लाइब्रेरीज़ का भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबिलिटी होती है। सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स हो गया कि सिमेंटिक्स डिफाइन द मीनिंग ऑफ द कोड एंड कंस्ट्रक्ट्स। जैसे हमने सिंटेक्स हो गया लिखने का तरीका, फिर उस कोड का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ दैट कोड इज कॉल्ड सिमेंटिक्स इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कोई एक्सप्रेशन वो क्या वैल्यू देगा, किस तरह से वैल्यू देगा, क्या वैल्यू होगा, तो उसके बाद ये चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब हमने प्रोग्राम लिखा, कोड लिखा, पूरी सिंटेक्स के हिसाब से लिखा, जब हम इसको रन करते हैं, हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है इंग्लिश लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में। और ये कौन करता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर्स अवेलेबल होते हैं। दो किस्म के ट्रांसलेटर होते हैं, एक को कंपाइलर कहा जाता है, दूसरे को इंटरप्रेटर कहा जाता है, जिसको हम कंपाइलेशन और इंटरप्रेटेशन कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है हम इंग्लिश में लिखते हैं, फिर वो मशीन कोड में एक एग्जीक्यूट होता है,
फिर जब वो प्रोसेस करता है, सीपीयू जब कैलकुलेशन करता है, तो वापस वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है. सो दैट इज कंपाइलेशन, दैट इज ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, और बैक और वाइस वर्सा जिसको कहते हैं. सो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस्तेमाल करो, वहाँ पर कंपाइलर होता है और इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस भी होता है. अब कंपाइलर का और इंटरप्रेटर के डेफिनेशंस क्या है, वो हम आगे चलते हैं. तो जब हम कंप्यूटर की बात करेंगे, इसके अंदर लैंग्वेजेस होती है, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. तो हमेशा मेन कैटेगरीज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है जो एज इट इज़ कंप्यूटर की बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है, या जो हार्डवेयर के नज़दीक लैंग्वेज होती है, उनको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज. सेकेंड कैटेगरी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स नियर टू 100%, not actually the 100%, we can say near the 100% of the English language, and those are called the high level language. जैसे अपने पाइथन में प्रोग्राम लिखा, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, वही जाकर पाइथन में भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं. सो जब हम कैटेगराइज की बात करते हैं, हमारे पास दो कैटेगरीज है, एक तो है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज. तो आगे चलते हैं. तो पहले उसमें एक कैटेगरीज है मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज की एग्जांपल जो एक्चुअली होती है, दैट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0. असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, दैट्स कोडेड लैंग्वेज. जैसे आपको एडिशन करना है, तो उसमें हम लिखते थे ऐड. सब्ट्रैक्शन करना था, उसमें हम लिखते थे उसकी निमैनिक्स कोड्स, SUB, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन. अगर मल्टीप्लिकेशन असेंबली लैंग्वेज में करना है, तो उसको हम लिखते थे MULT, मल्ट. मल्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. सो असेंबली लैंग्वेज को बोलते हैं नेमोनिक लैंग्वेज, जिसमें हम सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं कोई ऑपरेशन करने के लिए. तो उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है, C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, PHP है, पास्कल है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसमें हम जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश बोलते रहते हैं, तो ऐसी लैंग्वेजों को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. तो अब पहली लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामिंग लिखी जाती है in the form of ones and zeros. So that language is called ones and then zeros. So that's called the machine language. तो ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें वंस एंड जीरोज में कोडिंग लिखी जाती है, प्रोग्राम जो लिखा जाता है किस में लिखा जाता है, वंस एंड जीरोज में, उसको कहा जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज. तो उसमें जो वन का मतलब है हाई वोल्टेज, जब हम उस मशीन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वंस एंड जीरोज, वन का मतलब है हाई एंड ज़ीरो का मतलब है लो वोल्टेज. ठीक है. देयरफॉर ए कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरो. कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज जो है, उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या कंप्यूटर की नेचुरल लैंग्वेज. सो दैट इज ऑलवेज अंडरस्टूड बाय, और सॉरी, दैट इज रिटन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरो. सो क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जब भी काम करता है, दैट ऑलवेज वर्क्स इन बिट्स, और यू कैन से बाइट्स. तो कंप्यूटर की अपनी नेचुरल लैंग्वेज है, दैट्स कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज, दैट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरो. वन का मतलब क्या है, हाई वोल्टेज. जीरो का मतलब क्या है, लो वोल्टेज. सो अगर हम वंस एंड जीरोज में प्रोग्रामिंग लिखेंगे, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको अंडरस्टैंड करना. इसीलिए आजकल जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है. जस्ट लाइक वी आर डूइंग, और वी आर स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, सेम वी आर राइटिंग द प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हम इंग्लिश करते हैं. ठीक है. तो उसके बाद जब हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी, उसमें बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था कि कोई प्रोग्राम लिखा जाए. उसके बाद एक पहली लैंग्वेज बनाई गई जिसमें निमोनिक्स या सिम्बल्स का इस्तेमाल किया, तो ऐसी लैंग्वेज को कहा गया असेंबली लैंग्वेज. जैसे मैंने आपको बताया अभी, ऐड का मतलब है एडिशन, SUB, सब का मतलब है सब्ट्रैक्शन. तो हमें वंस एंड जीरोज में अगर एरर आता था मशीन लैंग्वेज, तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो रिमूव करना. तो उसके बाद एडॉप्ट हो गई, नई लैंग्वेज आ गई जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है, सिंबॉलिक लैंग्वेज उसको कहा जाता है. ऐड फॉर एडिशन, सब फॉर सब्ट्रैक्शन, MULT फॉर मल्टीप्लिकेशन, DIV फॉर डिवीजन. सो सच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज. तो हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज इज़ वन लेवल अबोव द मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज के बाद कौन सी लेवल की आती है प्रोग्रामिंग, जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज. नो डाउट डिज़ाइनिंग ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नॉट वेरी सिंपल टास्क. लेकिन सबसे मुश्किल काम था कि वन एंड जीरोज में लिखना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन
इसमें भी एक प्रोग्रामिंग करनी इजी नहीं है. स्टिल देयर इज अ डिफिकल्टी इन राइटिंग द प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, बट स्मूथ प्रोग्रामिंग कोड इज़ क्वाइट. लेकिन जब भी हम असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग लिखते हैं वो कोड हमें समझ में आता है, लेकिन वनस एंड जीरोस में थोड़ा कोड समझ में नहीं आता है. So that's why कि assembly language was better than the machine language. Like a person with the adopt a hand in assembly language can very easily understand the statements than using the low level language. लेकिन इसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्ट आती थी कि प्रोग्राम को समझने में या लिखने में, बट स्टिल इट वाज मच मोर बेटर दैन द मशीन लेवल लैंग्वेज. उसके बाद नई अडोप्टेशन आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज जैसे हम इंग्लिश करते हैं वैसे ही ये लैंग्वेज है. सो हाई लेवल लैंग्वेज आर फार सिंपलर टू अंडरस्टैंड फॉर द ह्यूमंस दैन द असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज से एक ईजी है और फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज इज स्टिल difficult than writing the program in high level language. There are determined statements for writing ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन. तो कैसे इंस्ट्रक्शन लिखती है वो सब इसमें सिखाया जाता है, सीखते हैं. हाउएवर वट एवर लैंग्वेज यू लर्न यू नीड ए फाइन ऑरिजन ऑफ द बेसिक्स ऑफ दैट कंप्यूटर लैंग्वेज. जो भी आप करोगे हाई लेवल, लेकिन उसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. किसका? कंप्यूटर लैंग्वेज में सिम्बल्स कौन से इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, ये लाइब्रेरी कैसे इंक्लूड करते हैं, कंडीशंस कैसे लिखते हैं, लूप का इस्तेमाल कैसे करते हैं. ये सारी चीज़ें हर किसी लैंग्वेज में हमें सीखना पड़ता है. विदाउट ग्लोइंग द बेसिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज वी कैन नॉट राइट द प्रोग्राम इन दैट लैंग्वेज. जब तक कि हम उस लैंग्वेज को सीखेंगे नहीं तो कैसे क्या, बट इट इज़ मच मच मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड, टू लर्न the high level language than the assembly language and then the machine level language. So topmost में easiest one में आता है high level language that is written just like we are writing in English language. लेकिन अब क्या होता है, जो ही हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, जब हम उसको रन करते हैं ये ट्रांसलेट होता है वनस एंड जीरोज़ में. तो क्या हुआ, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसके अंदर एक ट्रांसलेटर्स बनाए गए. दो किस्म के ट्रांसलेटर्स बनाए गए, एक का नाम है कंपाइलर, दूसरे का नाम है इंटरप्रेटर. ये क्या करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो वनस एंड जीरोज़ में कन्वर्ट करके देता है. फिर वापस जब हमें उसका रिजल्ट आता है वनस एंड जीरोज़ को वापस कन्वर्ट किस में करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज. तो हमें ह्यूमन उसको ये इजी होता है इसको समझने में. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. तो आगे देखते हैं इनके डिफरेंसेस. सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ट्रांसलेटर्स. लैंग्वेज में क्या असेंबलर होता है जो असेंबली लैंग्वेज के लिए खाली इस्तेमाल बनाया गया. तो जो असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते थे वो कन्वर्ट होता था वनस एंड जीरोज़ में, तो उसके लिए जो ट्रांसलेटर हुआ करता था दैट वाज कॉल्ड असेंबलर. तो उसके बाद कंपाइलर आ गया, इंटरप्रेटर आ गया. तो ये दोनों क्या करते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं हमारा हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल में, फिर बैक लो लेवल इनटू हाई लेवल लैंग्वेज. अब इनके डिफरेंसेस आगे देखते हैं. ये हमारे पास असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या है, वो तीनों के बारे में हम देखते हैं. तो पहला हमारे पास असेंबलर है. असेंबलर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टूल यूज टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू द मशीन लैंग्वेज. जैसे मैंने अभी आपको बताया, या बाइनरी कोड में वो कन्वर्ट करता है कि जब वो असेंबली लैंग्वेज का कोड तो वो उसमें सिम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है. ऐड, सब, मल्ट, डिव, मो, ये ना जंप, ये सारी चीज़ें वो इंग्लिश वर्ड जैसे हम करते हैं उसमें लिखे जाते हैं. तो जब भी हम ये असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम हम रन करते हैं ये कन्वर्ट होता है बाइनरी कोड में या मशीन लेवल कोड में. तो उसके लिए इसका ट्रांसलेटर होता है जिसको हम असेंबलर कहते हैं. सो असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड एंड देन वाइस वर्सा एज वेल. दैट मीन्स बाइनरी कोड इनटू असेंबली कोड एज वेल. सो उसके लिए एक ट्रांसलेटर बनाया गया था. उस ट्रांसलेटर को हम क्या बोलते हैं, असेंबलर. एंड असेंबलर प्लेज ए वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग assembly language instructions into the binary code that the computer's hardware can execute directly. तो जब भी हम assembly language में प्रोग्राम लिखा करते हैं पहले उसको ज़रूरी होना होता है कन्वर्ट इनटू द वनस एंड जीरो, तब जाके CPU उसको एग्जीक्यूट करता है. तो सेकंड कैटेगरी जब हाई लेवल लैंग्वेज आई उनके लिए बनाया गया. तो ये जो असेंबलर है ये खाली किसके लिए बनाया गया था, असेंबली लैंग्वेज के लिए. किसके लिए बनाया गया था,
असेंबली लैंग्वेज के लिए। फिर जब हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, जैसे सी आया, C++ आया, फोर्ट्रान आया और बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई, उनके लिए कंपाइलर बनाया गया। अब कंपाइलर क्या क्या करता है, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद सारा प्रोग्राम को रन करते हैं, तो क्या करता है कंपाइलर, ये पूरे प्रोग्राम को जो हमने लिखा है उसको रीड करता है और पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम ट्रांसलेट करता है, फिर जाके ये एग्जीक्यूट होता है। सो कंपाइलर दैट ट्रांसलेट्स द एंटायर सोर्स कोड, पूरा जो कोड अपने प्रोग्राम में लिखा है वो सारा ट्रांसलेट होता है। किस में आपने कोड लिखा होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो जो ट्रांसलेटर है या इंटरप्रेटर है या और कोई भी है, वो जो प्रोग्राम उसमें लिखा जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, फिर वो ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, फिर जब वो एग्जीक्यूट होता है उसका रिजल्ट वापस लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो जैसे इंग्लिश में लिखे जाते हैं। द रिजल्टिंग कोड इज टिपिकली स्टोर्ड इन एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, फिर उसको वो एग्जीक्यूट EXE फाइल बना के देता है, फिर वो फाइल रन होती है इंडिपेंडेंटली। और फिर जब कंपाइलर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, एग्जीक्यूट करता है, वो उस कंपाइलर प्रोग्राम को जो हमने बनाए, जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको EXE फॉर्मेट में करके देता है, फिर वो जाके वो प्रोग्राम रन होता है, फिर वो आप किसी भी जगह उसको उस प्रोग्राम को EXE फाइल को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कंपाइलेशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस इंक्लूडिंग लेक्सिकल एनालिसिस या पैरसिंग उसमें होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है या कोड जनरेट। वहाँ पर अभी हम इस टाइम नहीं जाएंगे। तो अगर आपको याद रहेगा कि जब कंपाइलर रन होता है वो उस कोड को लेक्सिकल एनालिसिस करता है, पार्सिंग करता है, ऑप्टिमाइजेशन करता है, उसके बाद कोड को जनरेट करता है। तो जो कंपाइलर, जो कंपाइलिंग लैंग्वेज हमारे पास हुआ करती थी, उस जैसे सी है, इसमें कंपाइलर का इस्तेमाल किया गया, C++ या फोर्ट्रॉन, इन तीनों में कंपाइलर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद तीसरा ट्रांसलेटर है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करता है आपके प्रोग्राम को इंटू मशीन लैंग्वेज, लेकिन एक एक लाइन एट अ टाइम। कंपाइलर क्या करता है, पूरा एंटायर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये पहले एक लाइन को लेता है, एक कोड को, उसको ट्रांसलेट करता है, उसको एग्जीक्यूट करवाता है। वाइल एज द कंपाइलर इट टेक्स द होल प्रोग्राम एंड देन translates as a whole, translates whole program, whereas the interpreter line by line execution and translation. That's why here that's written line by line, it is a line by line translator. जैसे ये किन लैंग्वेजों में इस्तेमाल किया गया है, पाइथन में इस्तेमाल किया गया है, रूबी में है, तो इन दोनों बहुत सारी लैंग्वेजों में, जैसे बेसिक लैंग्वेज है उसमें भी इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है, उसमें कंपाइलर नहीं है। उसके बाद और एक कैटेगरी है जिसको हम जिट बोलते हैं, कंपाइलर्स, जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो इस और एक कंपाइलर बना गया, ट्रांसलेशन बना, जिसमें गुड थिंग्स ऑफ कंपाइलर रखे गए एंड गुड थिंग्स ऑफ इंटरप्रेटर रहे। तो हाइब्रिड भी आप इसको बता सकते हैं या सिंपली इसको जिट कंपाइलर कहा जाता है। इसमें कंपाइलर का भी मोड होता है और इसमें इंटरप्रेटर का भी मोड होता है। ये एंटायर प्रोग्राम भी ट्रांसलेट कर सकता है, लाइन बाय लाइन भी एग्जीक्यूट कर सकता है। दे कंपाइल सोर्स कोड इन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं, एंड देन एग्जीक्यूट दैट बाइट कोड यूजिंग द इंटरप्रेट। पहले वो ट्रांसलेट पूरे प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट है, बाइट कोड में। फिर उसके बाद बाइट कोड वन बाय वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। दैट हैज़ गॉट द बोथ द अप्रोच, पहले कंपाइलर की तरह प्रोसेस होता है, फिर इंटरप्रेटर की तरह प्रोसेसिंग होती है। दिस अप्रोच कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ कंपाइलेशन, दैट मीन्स कंपाइलेशन ज़्यादा स्पीड में होता है। तो ये कंपाइलर का एक स्पीड, जो इसकी एडवांटेज होती है स्पीडी, तो उसको स्पीड का इस्तेमाल करता है। और इंटरप्रिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, आराम से आप कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स। 3 कंपाइलर्स, हम ट्रांसलेटर्स हमारे पास है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एंड फोर्थ वन इज़ ए जिट कंपाइलर्स। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा गया आपके बुक में, आप पढ़ सकते हो। और उसके बेसिक एलिमेंट्स, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, हाँ, कंपैरिजन ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है, मैं लिख रहा हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स।
इसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उन सिम्बल्स का इस्तेमाल किया। तो अरिथमेटिक वैल्यूज़ कौन से हो गए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। कंपैरिजन हो गए, या उनको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, वो सारी चीज़ें हैं। असाइनिंग वैल्यू, जैसे हम वेरिएबलों को असाइन करते हैं, वो है इक्वल्ट। इक्वल्ट इज़ वन ऑफ द असाइनिंग ऑपरेटर। एंड कंबाइनिंग वैल्यू, जैसे एडिशन एंड और नॉट, कंबाइनिंग वैल्यूज़ को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंडीशनल्स, जैसे इफ़ का इस्तेमाल होता है, उनको हम कंडीशनल्स बोलते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। लूप्स का इस्तेमाल होता है, जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स इन ए लूप कंटिन्यूसली, एक ही लूप में सारे सेम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है। जो ही कंडीशन फॉलोज होती है, लूप क्लोज होता है या शट शट होता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट स्टेटमेंट, जो कीबोर्ड से डेटा लेता है। आउटपुट, जो मॉनिटर पे डिस्प्ले आउटपुट करवाता है, तो वो स्टेटमेंट्स में भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। और फंक्शंस, आप हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं, या लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शन, जैसे मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और साइन, कॉस, tan, उनके सारे के सारे प्रोग्राम्स फंक्शंस में लिखे गए हैं, और हम उन फंक्शनों को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है एलिमेंट्स जो एक प्रोग्रामिंग में बेसिक एलिमेंट जो इस्तेमाल होते हैं। क्या क्या? वेरिएबल, ऑपरेटर्स, कंडीशनल्स, लूप्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और फंक्शंस एज वेल। तो उसके बाद चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक खास ख्याल रखना होता है। एक टर्म है सिंटैक्स और दूसरा है सिमेंटिक्स। तो सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर दैट डिफाइन द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स, कीवर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम सिम्बल्स को इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, या कैलकुलेशन को ही करते हैं, उसका एक तरीका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने का। तो उस तरीके को लिखने का रूल को कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स हो गया लिखने का तरीका, किस किस को? सिम्बल, कैसे सिम्बल्स का लिखते हैं, कीवर्ड्स को कैसे लिखा जाता है, एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स हो गया लिखने का तरीका। Semantics is actually the, on the other hand, deals with the meaning and interpretation of the code. So अगर कोई हम कोड हमने लिखा, उसका मतलब क्या है? जैसे किसी जगह हमने एडिशन लिखना है, तो हम लिखेंगे a+b. So this means the semantic rule of writing, meaning of that. So how do we write the correct calculations? That's called semantics. उसका मतलब क्या है? अगर हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, कि जैसे हमने ऐड करना है, उसके लिए हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द सेमेंटिक्स। इट डिफाइंस हाउ द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन शुड बी एग्जीक्यूटेड और इवेलुएटेड। जैसे हम मैथ में देखते हैं कोई एक्सप्रेशन है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? बॉड मास। सो बॉड मास वुड बी द semantic ऑफ दैट कैलकुलेशन। पहले ब्रैकेट का सॉल्व होगा, फिर पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इसका एक सीक्वेंस होता है। तो वो हम कैसे मतलब उसका रूल क्या होता है? दैट्स कॉल्ड बॉड मास। तो बॉड मास इज एक्चुअली द रूल ऑफ सॉल्विंग द एक्सप्रेशन। सेम इज हेयर, रूल ऑफ राइटिंग ऑफ एनीथिंग, दैट्स कॉल्ड सेमेंटिक। ठीक है, इसमें ऑपरेशनल सेमेंटिक्स होता है और डिनोटेशनल सेमेंटिक्स भी होता है। जैसे 3+5 है, क्या करेगा? ये रिजल्ट 8 दे देगा। जैसे पाइथन कोड में आपने देखा, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज सेमेंटिक्स। तो इस कोड का मतलब क्या है? ये कोड एडिशन करके दे देगा। सो इट्स द मीनिंग ऑफ दैट कोड इज कॉल्ड द सेमेंटिक्स। अब जब भी हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है, कोई प्रोग्राम लिखना होता है, सॉल्व करना है, कोई कोई हमारा ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसको हमें प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है, कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए आपके पास एल्गोरिदम उसका पता होगा। रूल ऑफ डिफाइनिंग एनी प्रोग्राम, क्या? तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। So a programming algorithm is a procedure or simply a
मैथमेटिकल फार्मूला, या मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला होती है, कोई एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो आपको उसको फार्मूला पता होनी, या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में फार्मूलाज आर यूज टू सॉल्व एनी एक्सप्रेशन, हेयर दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है उसकी फार्मूला और उसका तरीका आपको पता होना चाहिए, या उसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, तो उसको बोल रहे हाउ टू डू समथिंग। कोई काम अगर आपको करना है वो कैसे करना है, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं पहले हमें पता होना चाहिए उसका ऑल एल्गोरिदम क्या है, रूल ऑफ सॉल्विंग दैट एक्सप्रेशन और रूल ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। तो अक्सर जब भी कोई जैसे आपको एक बताए, मुझे बताओ हाउ टू पॉलिश योर शू, तो उसके एल्गोरिथम आप बताओ, प्रोसीजर बता दो। तो आप जैसे आप शू को पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद पॉलिश लेंगे, फिर ब्रश से उसको रब करेंगे, तो दिस इज हाउ और व्हाट आर द प्रोसीजर और द रूल ऑफ पॉलिशिंग ए शू। सो दैट्स कॉल्ड द प्रोसीजर और द फार्मूला और द रूल, एंड दैट्स कॉल्ड द एल्गोरिदम। तो जैसे भी कोई आपके पास प्रोग्राम लिखना है कंप्यूटर के अंदर, तो उसका एल्गोरिदम आपको पता होना चाहिए, हाउ वी सॉल्व दैट प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड एन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल हमें निकालना है, तो इसका प्रोसीजर ऑफ एल्गोरिदम आपको पता होना चाहिए। एल्गोरिदम ऑफ एक जनरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो सॉल्विंग इस प्रॉब्लम और यू कैन से सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड एल्गोरिदम। क्या करेंगे, तो पहले जब एरिया, जैसे हमारे पास एक फार्मूला है एरिया की, पाई और स्क्वायर, तो पाई और स्क्वायर इज द रूल और द फार्मूला ऑफ सॉल्विंग द एरिया ऑफ द सर्कल, सो दिस इज कॉल्ड द what we can say it is a algorithm। सो हम क्या करेंगे, पहले इनपुट हमारे पास रेडियस का वैल्यू होना चाहिए, तो हम बोलेंगे इंग्लिश में स्टेप फर्स्ट में टेक रेडियस एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यूज़र को बताओ, रेडियस को बताओ कितनी रेडियस है सर्कल की, वो टाइप करे। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, रेडियस को लेंगे, एक हम इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू होता है पाई का वैल्यू 3.14, तो उससे इसके मल्टीप्लाई करके और रेडियस को स्क्वायर करेंगे, तो देन जब ये कैलकुलेट हो जाएगा एरिया में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद इसको प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे। दिस इज जनरल प्रोसीजर, जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग एरिया ऑफ ए सर्कल। तो सर्कल में हम क्या लिखते हैं, प्रोसीजर, रूल, फार्मूला, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं उसके पहले हमें एल्गोरिदम उसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद फाइंड द ग्रेटर नंबर बिटवीन द टू नंबर, आपको एल्गोरिदम लिखना है जिसमें आपको दो नंबर को बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट एमंग टू एलिमेंट्स। तो जब हम लिखते हैं एल्गोरिदम, उसको हम स्टार्ट लिखते हैं, पहला स्टेप क्या अक्सर होता है, तो यहाँ पर भी जो ये हमने लिखा इधर है, ये जो है ये उसको हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लिखेंगे START, तो उसके बाद स्टेप 2 को यहाँ लेते हैं, उसके बाद स्टेप 3 को यहाँ लेते हैं, फिर नीचे जो लास्ट वाला है इधर कंट्रोल V, इसको स्टेप 4 करेंगे, उसके बाद लास्ट में स्टेप 5 करेंगे, तो वहाँ पर हम लिखते हैं क्या है, स्टॉप, STOP। तो ये है एल्गोरिदम लिखने का तरीका। क्या, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है उसका फार्मूला हमें पता होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर होने पता हो, तो जब हम लिखते हैं पहले में हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट में इसको स्टॉप करते हैं, इनके बीच में वो हम स्टेप्स लिखते हैं। जैसे हमें लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स देना है, तो हमें पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और दूसरे वेरिएबल का भी डिक्लेयर, जैसे A=0, B=0, या कोई वैल्यू उसको होगा, फिर हम कंपैरिजन करेंगे, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B गो टू 4 स्टेप, अदरवाइज गो टू 5th स्टेप। अब 4 के अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ A इज़ बिगेस्ट नंबर देन प्रिंट, तो हमें मैसेज आनी चाहिए A इज़ द बिगेस्ट नंबर। अगर पहला नंबर बड़ा नहीं है तो कहाँ जाना है, स्टेप नंबर 5, तो वहाँ पर एल्स होता है, वहाँ पर हम लिखेंगे B इज़ द बिगेस्ट। तो ये है एक एल्गोरिदम जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स।
ठीक है। सो दिस इज हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर। इसी तरह नेक्स्ट टाइप आपको होना चाहिए फिर पता, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, सीडो कोड। सीडो कोड is a term which is often used in programming and algorithm based fields। तो जब हमें एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं तो सीडो कोड तो आता ही आता है। इट इज़ अ मेथोडोलॉजी दैट अलाउज द प्रोग्राम्स टू रिप्रेजेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। फिर जब अपने एल्गोरिथम आपको पता है, फार्मूला आपको पता है, फिर हम क्या देखते हैं कि इस फार्मूला को कैसे ट्रांसफॉर्म हम करेंगे प्रोग्राम में, तो उसको बोलते हैं सीडो कोड। सीडो कोड इज़ अ नियर अबाउट कोड ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम देखते हैं कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, कोई भी ऑपरेशन हो करना हो, फार्मूलाज में हो, तो हम देखते हैं कि उसको आप प्रोग्रामिंग में कैसे डालेंगे। तो जो आपने एल्गोरिथम लिखा, जैसे आपने लिखा लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, अब इन्हीं स्टेपों को हम कन्वर्ट करेंगे नियर अबाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्रामिंग आती है या हम सीखेंगे। तो इट इज़ अ नियर अबाउट कोड, नॉट द 100% कोड, दैट्स कॉल्ड द सीडो कोड। सो इट इज़ नियर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So it's not 100% of programming language, but near to a programming language. That's called the pseudo code. Simply, we can say that it is a cooked up representation of the algorithm. So pseudocode को क्या, there's a best definition here. We can say cooked up representation of an algorithm. तो आप ऐसे ही इसको याद करेंगे, इसको understand करेंगे. Often at times algorithms are represented with the help of pseudocode as they can be interpreted by the programmers. जैसे प्रोग्रामर को समझ में आना चाहिए कोई फार्मूला, तो उसके लिए उन प्रोग्रामर्स को हम क्या देते हैं, सीडो कोड। जो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले उसको एक सिस्टमेटिक एक समझाया जाता है कि ये जो प्रोग्राम है, इसका जो एल्गोरिथम है, आप कैसे इसको लिख सकते हो प्रोग्रामिंग में। उसका एक स्टाइल, उसका नियर बाई प्रोग्रामिंग फॉर्मेट दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सीडो कोड। ठीक है। तो सीडो कोड का एज नेम सजेस्ट इज ए फॉल्स कोड और ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड विच कैन बी अंडरस्टूड बाय इवन ए लेमैन विथ सम स्कूल लेवल प्रोग्रामिंग नॉलेज। तो सीडो कोड इतना नियर बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जैसे छोटे बच्चे लेमैन को भी वो समझ में आता है। तो ये है, इसको हम बोलते हैं सीडो कोड। सीडो कोड इज ए नियर बाय प्रोग्रामिंग कोड दैट इज रिटन जस्ट लाइक ए इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। उसको फॉल्स कोड भी कहा जाता है और या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोड भी कहा जाता है। तो जैसे हमें यही प्रोग्राम करना है, इसका सीडो कोड लिखना है एरिया ऑफ ए सर्कल, तो कैसे हम लिखेंगे इसको। नंबर 1 में आस्क द यूज़र टू एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एड्रेस रेडियस, रेडियस का वैल्यू एंटर करना है। तो एक यूज़र को हम क्या बोलेंगे, एंटर द वैल्यू। ठीक है। उसके बाद रीड, उसको हम वैल्यू को रीड करेंगे, रीड होगा किसी वेरिएबल में डालेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे पाई इंटू आर। उसके बाद शो आउटपुट एरिया। सो अब देखो, ये इंग्लिश नियर अबाउट 100% इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इससे आसानी से हमें समझ में आता है कि एक प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो इट इज़ नियर टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट्स कॉल्ड द सीडो कोड। और जैसे लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स है, अब आप इजली उसको रीड कर सकते हो। अब हमारे पास और एक भी तरीका है किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए या समझने के लिए, एंड दैट्स कॉल्ड द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम, या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह दीजिए या इसको डायग्राम कह सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। क्या ये एक प्रोसेस होता है या एक सिस्टम होता है या कोई कंप्यूटर एल्गोरिथम को ये ग्राफिकली बताता है। तो ग्राफिकली हमें आसानी से समझ में आता है कि कोई प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है और वो कैसे चलता है। तो दे आर वाइडली यूज्ड इन मल्टीपल फील्ड्स। तो उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, थ्योरेटिकली उसको बता स्टडी उसको प्रोग्राम को करते हैं, एल्गोरिथम को करते हैं, या उसको प्लान करते हैं, या उसको इम्प्रूव या कम्युनिकेट किया। अगर आपको कोई प्रोग्राम को इम्प्रूवमेंट करनी है तो हम ग्राफिकली देख सकते हैं, पिक्चर ओरिएंटेड देख सकते हैं कि कोई जो प्रोग्राम है उसको कैसे सॉल्व करना है। ये भी एक तरीका है, एक प्रोग्राम को सॉल्व करने का एक भी तरीका है, जिससे समझ में हमें आता है कि कोई प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करना है, नॉट एग्जीक्यूट, कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें लिखना है। सो दिस इज सेम एज द सीडो कोड बट इट इज़ इन द ग्राफिकल फॉर्म, एक पिक्चर फॉर्म में होता है। So this is what we are using the symbols to draw any program into the graphical format. उसके लिए यहाँ पर कुछ graphical symbols का इस्तेमाल होता है। So flow chart क्या होता है, प्रोग्राम को एक flow chart होता है in the form of pictures or icons।
तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम देखते हैं कि अगर आपको स्टार्ट करना है प्रोग्राम, आपको ग्राफिकली लिखना है, तो आपको ये सिंबल इस्तेमाल करना है। इस सिंबल का मतलब है स्टार्ट करो या स्टॉप करो या हॉल्ट करो, रोको, प्रोग्राम को रुकना है, पॉज करना है, तो यही सिंबल उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये ओल्ड सिंबल है, इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हो, या किसी जगह लिखोगे इसको स्टॉप भी आप लिख सकते हो। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, हॉल्ट, बीच में रोकना है। तो ये है टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल सिंबल। जो ओवल शेप होता है उसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, स्टॉप करना या हॉल्ट करना। अगर आपको ग्राफिकली दिखाना है, इनपुट कीबोर्ड से लेना है, या हमें आउटपुट कहाँ देना है, स्क्रीन पे देना है, तो उसके लिए आपको ये ये पैरेललोग्राम, जो रेक्टेंगल का अनदर फॉर्म होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। तो पैरेललोग्राम से क्या हम डिफाइन करते हैं ग्राफिकली, कि हमें उस जगह इनपुट लेना है या हमें आउटपुट लेना है। तो अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इनपुट एंड आउटपुट, कौन सा सिंबल आप इस्तेमाल करोगे, ग्राफिकल सिंबल। हाँ, प्रोसेसिंग, अगर आपको प्रोग्राम में कैलकुलेशन करें ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, या ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसे हमने अभी लिखा एरिया ऑफ ए सर्कल में लिखा पाई और स्क्वायर, तो वो एक कैलकुलेशन है, प्रोसेसिंग है, वो हम डायरेक्टली एक रेक्टेंगल में डिफाइन करते हैं। सो रेक्टेंगल डिफाइंस इन ए फ्लो चार्ट दैट इट इज प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर जैसे अपनी प्रोग्राम लैंग्वेज में देखा, डिसीजन लेते हैं, इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इफ़ को तो होता नहीं ग्राफिकली, तो उसके लिए एक डायमंड का इस्तेमाल होता है। डायमंड से हम डिफाइन करते हैं कि प्रोग्राम में कि वहाँ पर ये जो कंडीशंस डालने हैं, आपको तो पता है डिसीजन क्या होता है, या तो यस होता है या तो नो होता है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। वो हम किस सिंबल से डिफाइन करते हैं, डायमंड से। सो डायमंड डिफाइंड इज द कंडीशन इन द प्रोग्राम। उसके बाद जब हम प्रोग्राम लिखते हैं कि वो फिर नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं या उसको आगे कनेक्ट करते हैं, तो छोटे सर्कल्स होते हैं जिनको हम कनेक्टर्स कहते हैं। जब एक पेज कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट पेज में जाना है, तो उसके लिए हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये सम सिम्बल्स है। सो इफ यू आर आस्क्ड टू व्हाट आर द सिम्बल्स दैट वी यूज इन ड्राइंग और डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट, तो ओवल शेप है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, उसके बाद डायमंड है, उसके बाद कनेक्टर है, और इसमें साथ साथ हम क्या करते हैं, बेसिक है ये, जिसके एरोज का इस्तेमाल करते हैं, दैट शोज द फ्लो ऑफ द प्रोसेस। पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। सो या फ्लो ऑफ डायरेक्शंस ऑफ द प्रोसेस, वी आर यूजिंग द एरोज। तो फ्लो लाइन्स जिनको कहते हैं, जो हम प्रोग्रामिंग में ग्राफिकली के दिखाते हैं। तो अगर हम प्रोग्राम को ग्राफिकली दिखाना है, हम कैसे दिखाते हैं, फ्लो चार्ट के ज़रिए से। कौन कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ओवल शेप, पैरेललोग्राम, डायमंड, rectangle, circle and arrows. These are the basic symbols that we use for designing a flow chart फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो फ्लो चार्ट कब हम इस्तेमाल करते हैं, हमें जब प्रोग्राम को लिखना होता है, बनाना होता है, तो हम उसको ग्राफिकली भी डिज़ाइन करते हैं ताकि ये प्रोग्रामर को समझ में आ जाए कि उसको प्रोग्राम कैसे लिखना है। सो दिस इज़ द अनदर वे वी कैन डिज़ाइन ए प्रोग्राम एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक देखते हैं, फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए सर्कल। अगर एक सर्कल को हमें दिखाना है, तो जैसे हमने ऑल ले लिया, उसके अंदर क्या लिखा हमने, स्टार्ट। उसके बाद हमें चाहिए रेडियस पता होनी चाहिए, क्योंकि पाई तो पता है फिक्स्ड है, लेकिन आर का वैल्यू पता नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे टर्म इनपुट। इनपुट का मतलब है रीड करना है कीबोर्ड से। क्या इनपुट देना है, रेडियस आपको देना है, कीबोर्ड से रेडियस का वैल्यू देना है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एरिया इजक्वल टू 3, जो पाई का वैल्यू है, इंटू रेडियस। तो हमने पैरेललोग्राम का इस्तेमाल किया। फिर जब एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, तो फिर हमें इसको डिस्प्ले कराना है मॉनिटर पे, तो उसके लिए भी है पैरेललोग्राम। लेकिन इस वक्त हम इनपुट नहीं लिखेंगे बल्कि डिस्प्ले लिखेंगे। डिस्प्ले का मतलब है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है। और जब ये कंप्लीट होता है, लास्ट में एंड लिखते हैं या तो स्टॉप लिखते हैं, दोनों अलाउड है। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग फ्लो चार्ट फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम है, ड्रा ए फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स या लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर लेने हैं, आपको बताना है कि इन दोनों में से बड़ा है। उसको ग्राफिकली कैसे डिज़ाइन करेंगे, वही स्टार्ट, तो उसके बाद एरो होता है बीच में। आपने यहाँ पर भी देखा कि हर प्रोसेस के नेक्स्ट में एरो हो गया। इसके बाद क्या होगा, दैट्स द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। पहला इसमें इनपुट नंबर 1 होगा,
तो पैरेललोग्राम का इस्तेमाल, फिर दूसरा पैरेललोग्राम दूसरे नंबर के लिए इनपुट होगा, फिर यहाँ पर इसमें कंडीशन होगी, इसका मतलब है नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो ट्रू, अगर ट्रू होगा तो यहाँ की तरफ जाएंगे, अगर नहीं है नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा तो फॉल्स की तरफ जाएंगे। तो वो क्या करेगा फिर, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, अगर ट्रू है तो डिस्प्ले हो जाएगा नंबर 1। अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा नहीं है तो फॉल्स की तरफ जाएगा, तो वहाँ पर डिस्प्ले करेगा नंबर 2। ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा कि हमने डायमंड का इस्तेमाल किया कंडीशन को दिखाने के लिए, ठीक है, और डिस्प्ले को हमने किया पैरेललोग्राम। सो इनपुट यहाँ पर करवा दिया पैरेललोग्राम, और यहाँ से आउटपुट दिखाया, ये नहीं किसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट दिखाया डिस्प्ले करने के लिए पैरेललोग्राम को। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट का सिंबल इस्तेमाल किया, पैरेललोग्राम देन डायमंड, उसके बाद डिस्प्ले, और डिस्प्ले के लिए दोनों को हमने यहाँ पर कर दिया। फिर लास्ट में इन दोनों डायरेक्शनों को कनेक्ट किया कनेक्टर के साथ, और लास्ट हमने क्या दे दिया, स्टॉप। सो इससे हमें क्या पता चला, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इस तरह हम फ्लो चार्ट एक बना, प्रोग्राम में आया था, राइट, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंडिंग द मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स, मिनिमम हो या लार्जेस्ट हो। ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें है इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर डिस्प्ले द गिवन नंबर या तो 0 है, या तो पॉजिटिव है, या तो नेगेटिव है। तो आप इसमें डायरेक्शन में देख सकते हैं, इस प्रोग्राम के फ्लो चार्ट में आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पहला नंबर रीड होगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा क्या नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो ट्रू यहाँ से और फॉल्स वाला यहाँ से है। तो अगर फॉल्स है तो फिर चेक करेगा लेस देन 0 है, उसमें भी एक ट्रू जाएगा, दूसरा फॉल्स जाएगा। ठीक है। तो इस तरह आप एक प्रोग्राम बना सकते हो टू फाइंड द 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये था ये चैप्टर जिसमें आप क्वेश्चंस को, जैसे मैंने आपको ये चीज़ें बताई, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, उनके आंसर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया गया है, या उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी दिया गया है। तो इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।